नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया की से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आज हम शुरुआत करते हैं कि दोस्तों, अगर आज आपने छोटे छोटे आपके जो किए हुए प्रयास हैं, चाहे आपने दिन में 2 घंटे पढ़ाई की हो, चाहे आप किसी भी काम में ले लो, आपके जो छोटे छोटे प्रयास हैं वही एक दिन आपके सामने बहुत बड़ा जो है वो परिणाम लेकर के आते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास जो है वो आप अपनी लाइफ में करते रहिए और आप एक दिन देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो प्रयास है जो आपने किए हैं और जो आप कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं और परिणाम के रूप में आपके सामने होंगे। तो आज हम बात कर रहे थे भारत के प्रायद्वीपीय भारत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे प्राचीन भाग है, मतलब जो है वो भौगोलिक प्रदेश है। दूसरी बात ये, इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। भारत का सबसे पुराना जो है ये गोंडवाना क्रम की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। इसको पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे अनेक पठार पाए जाते हैं, हमने पहले पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ा था। अरावली पर्वतमाला के बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मेवाड़ का पठार पढ़ा है, मालवा का पठार पढ़ा है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ा है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ा है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ ली है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो हम पढ़ रहे थे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की यदि हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार की यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे ये जो पठार है आपका, इस पठार को किस नाम से जाना जाता है? पूरे के पूरे इस पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटे नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। छोटे नागपुर के पठार के विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका विस्तार है वो आपके आ जाता है झारखंड के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? सबसे पहले इसका विस्तार जो आता है वो आपके झारखंड के अंतर्गत आता है। झारखंड के बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो आता है वो दक्षिणी बिहार के अंदर आता है। दक्षिणी बिहार के बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसका विस्तार आता है पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर इसका विस्तार आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर इसका क्या आता है? विस्तार आता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो छोटे नागपुर के पठार का क्या आता है? विस्तार आता है। यदि हम बात करें छोटे नागपुर के पठार की तो ये पठार प्रमुख रूप से 3 पठारों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से पठार? उत्तर की तरफ यदि हम बात करते हैं तो उत्तर की तरफ सबसे बड़ा पठार आता है हजारीबाग का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? हजारीबाग का पठार आता है। हजारीबाग का क्या आता है? पठार आता है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे आपका आता है रांची का पठार आता है। कौन सा रांची का पठार नहीं आता, राजमहल पहाड़ आता है, राजमहल का पठार आता है, राजमहल का पठार आता है। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रांची का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? रांची का पठार यहाँ पे आता है। तो हजारीबाग के पठार को, राजमहल पठार को और रांची के पठार को, इन तीनों संरचनाओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो ये पठार कौन सा बनता है? छोटे नागपुर का पठार यहाँ पे बनता है। अब यदि हम बात करते हैं तो इन पठारों के मध्य से एक नदी निकलती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि कौन सी नदी है? दामोदर नदी के नाम से उसको जाना जाता है। दामोदर नदी जो है वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से क्या करती है? यहाँ पे देखो बीचों बीच से निकल रही है। क्या निकल रही है? बीचों बीच से निकल रही है। मतलब रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो ये प्रमुख रूप से दामोदर नदी है। दामोदर नदी की यदि हम बात करते हैं तो दामोदर नदी किस क्षेत्र के लिए, देखो कौन सा है?
प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग सबसे पुराना है। यहाँ पे लावा क्रम की आग्नेय कायांतरित चट्टानें पाई जाती है और इन चट्टानों के अंदर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कौन सा होता है भैया? कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब दामोदर नदी बेसिन जो है, दामोदर नदी बेसिन जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्या है? ये कोयला क्षेत्र आता है। दामोदर नदी बेसिन जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो हजारीबाग के पठार के ऊपर, हजारीबाग का पठार कहाँ पे है? तो बिहार और झारखंड के अंदर फैला हुआ है। और इस हजारीबाग के पठार के ऊपर एक कौन सी हिल पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी पार्श्वनाथ हिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? आई एम सॉरी, मेरा मार्कर जो है वो आज थोड़ी इसमें इंक की कमी है, तो इस इंक की कमी के चलते जो है वो थोड़ा हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे जो है हजारीबाग का पठार है और हजारीबाग के पठार के ऊपर ही क्या आता है? पार्श्वनाथ हिल आता है। क्या आती है? पार्श्वनाथ हिल आती है। और पार्श्वनाथ हिल जो है, पार्श्वनाथ हिल की यदि हम बात करें तो पार्श्वनाथ हिल जो है हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ हिल है। और पार्श्वनाथ हिल के ऊपर ही जैनियों का प्रसिद्ध जो है वो स्थल है। जैनियों का क्या है? प्रसिद्ध यहाँ पे स्थल है। जैनियों का क्या है? यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं दामोदर नदी के अलावा यदि हम बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी जो है, क्या है? स्वर्ण रेखा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये स्वर्ण रेखा नदी जो है ये छोटे नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इस छोटा नागपुर के पठार के अंदर एक जलप्रपात भी बना हुआ है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हुंडरू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हुंडरू जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हुंडरू जलप्रपात हो गया। ये क्या हो जाता है? छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। छोटा नागपुर का पठार 3 पठारों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से पठार? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल का पठार। कौन कौन से क्षेत्र में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमुख रूप से ये फैला हुआ है। आगे बात समझ में। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आता है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन आता है। छत्तीसगढ़ बेसिन की यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से 2 राज्यों के अंदर छत्तीसगढ़ बेसिन आपका फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन भी एक प्रकार का पठार ही है, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी का ही ये क्या है? भाग है। तो यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़ बेसिन आता है। छत्तीसगढ़ बेसिन प्रमुख रूप से 2 क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ बेसिन 2 क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन 2 क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कौन कौन से क्षेत्रों में है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो एक तो आपके उड़ीसा के अंदर फैला हुआ है और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पे? एक तो उड़ीसा के अंदर फैला हुआ है और दूसरा आपके छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। आगे बात पे दूसरा, इस छत्तीसगढ़ के पठार का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के पठार का जो निर्माण है वो अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जब इन मतलब क्या था कि आसपास के क्षेत्र था, इसके अंदर से जब लावा निकला तो लावा निकलने के कारण लावा अपने आसपास के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में मतलब निकलता गया, मतलब पास का क्षेत्र फिर उसके दूर का ये होता है ना। तो पास के क्षेत्र के अंदर कठोर चट्टानें बनती है और दूर के क्षेत्र के अंदर कम कठोर चट्टानें बनती हैं। और कम कठोर चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ होता है? तो अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया के द्वारा हुआ होता है। तो अवतरण या धंसाव की प्रक्रिया के द्वारा किस छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है? तो इस प्रक्रिया के द्वारा छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है वो छोटा नागपुर के पठार को, मतलब छत्तीसगढ़ बेसिन जो है प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं रांची का पठार, रांची का जो पठार है, रांची का पठार छोटे नागपुर के पठार को छत्तीसगढ़ बेसिन से क्या करता है? अलग करता है। छत्तीसगढ़ बेसिन से रांची के पठार को अलग कौन करता है?
तो आपका रांची का पठार अलग करता है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ बेसिन के अंदर प्रमुख रूप से, छत्तीसगढ़ बेसिन के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ बेसिन में प्रमुख रूप से शिवनाथ, कौन कौन सी नदियां? शिवनाथ, हंसदो, इसके अलावा मांडो, है ना, मांडो और ईब नदियां जो है प्रमुख रूप से, शिवनाथ, हंसदो, मांडो और ईब नदियां जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे पाई जाती है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ बेसिन के अंदर कौन सी चट्टानें? गोंडवानाक्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? गोंडवानाक्रम की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। और गोंडवानाक्रम की चट्टानों के कारण यहाँ पे क्या पाया जाता? कोयला भंडार की दृष्टि से ये जो है वो भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ बेसिन जो है भारत का क्या है? प्रमुख क्षेत्र आता है। ये आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पे गोंडवानाक्रम की चट्टानें पाई जाती है। शिवनाथ, हंसदो, मांडो, ईब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और दूसरा, ये कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है दंडकारण्य का पठार आ जाता है। दंडकारण्य के पठार के विस्तार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तेलंगाना के बाद में यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बाद में यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये फैला हुआ है। किसके अंदर फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर भी फैला हुआ है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अंदर भी फैला हुआ है जो है वो आज के लिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए जो दी गई जानकारी है वो पर्याप्त होगी। और बाकी जो दंडकारण्य का पठार है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा मार्कर जो है ना इसके अंदर थोड़ी शाई की कमी दिखाई दे रही है और इसके लिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो कम पढ़ देते हैं, लेकिन पढ़ते हैं जितना अच्छा पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।